को भी आज हम छू रहे हैं। मेरे सहयोगी शुभम त्रिपाठी, आप प्लीज मंच पर आइए। इस सेशन को आगे शुभम कंडक्ट करने जा रहे हैं। ओवर टू यू शुभम। थैंक यू पूजा। एक बार फिर से नए सेशन में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं और हर एक क्षेत्र से, जो चाहे वो उद्यमी हो, चाहे शिक्षा जगत से हो, स्वास्थ्य से हो, या फिर अन्य राजनीतिक नेता हो, या फिर कोई भी हो, उन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं और उनसे तमाम जो उनका जीवन का अभी तक का लबोलुआब है उसको जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ राजेश शुक्ला जी ब्लॉक प्रमुख हैं बीजेपी से चौबेपुर के, वो जुड़ रहे हैं, और राजेश बल्ला जी समाज सेवी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेशन न्यूज स्टेट के इस कार्यक्रम में। शुरुआत राजेश जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से कोविड के दौर में मुझे जानकारी दी गई है कि आपने बहुत काम किया है और बहुत से ऐसे लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, जिनके परिजनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, उनका चाहे वो अंतिम संस्कार करवाना हो या बहुत से ऐसे काम हो, वो आपने किए हैं। क्या कुछ इसके पीछे की सोच रही, कहां से प्रेरणा मिलती थी? सर, प्रेरणा वाली ऐसी कोई बात नहीं। मैंने वो कोविड का इतना बुरा दौर देखा है, क्योंकि मैं स्वर्गाश्रम सेवा सिद्धि मित्र का उप चेयरमैन हूँ। तो जब डेड बॉडीज आती थी तो सर मैंने 100 डेड बॉडी की लाइन लगवाई है। सबको टोकन देना पड़ता था, फिर 10-10, 12-12 डेड बॉडी इकट्ठी जलाई जाती थी। कोई कोई तो ऐसे लोग आते थे जिनके पास कंधा देने के लोग भी नहीं होते थे। मान लीजिए किसी कोई लेके आया, उनके साथ 3 ही लोग हैं या 2 लोग हैं, तो उनको फिर हम लोग कंधा भी खुद ही देते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनका पैसा नहीं होता, तो लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो उनकी लकड़ी की व्यवस्था भी हमें लोग करते थे। तो एक हमारी संस्था है जिसने पूरा सहयोग किया, उस कोविड को, पूरे दौर को झेला। उस पीरियड में कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कि इनके पास खाने का साधन नहीं था, तो चूंकि मैं ब्रेड भी का काम भी करता हूं, तो मैं हर थाने में ब्रेड की हर जीप में 100 ब्रेड रखवा देता था, ताकि हर जिसको नहीं मिल पा रही उसको ब्रेड पहुंच सके और सब अपना जीवन यापन कर सके। वो एक दौर था जो एक विविध समय था। हर कोई इससे बचना चाहता था, निकलना चाहता था, और उसके बाद हम आगे निकल कर आए हैं, कोविड से जंग जीत के आए हैं। तो ये समय है, वो समय है, लोगों ने मृत्यु को बहुत पास से देखा, बहुत करीब से देखा है। क्या कुछ आपने लोगों के अंदर परिवर्तन देखा? क्या कुछ परिवर्तन आया उसके बाद, या फिर से हम उसी मायाजाल में फंस गए? सर, उसी मायाजाल में फंस गए। थोड़े दिन लगते हैं, जैसे भी हम घाट पे जाते हैं तो वहां पे जाके सब उनको सब वही लगता है, कुछ नहीं है, यही माया है, वो कुछ नहीं। जहां हम बाहर निकलते हैं फिर वे कैलकुलेशन में जुट जाते हैं। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है सर। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आप ब्लॉक प्रमुख भी हैं और एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, जो कि इस वक्त प्रदेश में भी और देश में भी सरकार में है। क्षेत्र की वो तमाम मूलभूत समस्याएं, नाली, खड़ंजा और सड़क बनना हो या फिर पानी की समस्या हो, एक ब्लॉक प्रमुख के तौर पे कौन सी चुनौतियां होती हैं जिसको आप देख रहे हैं और उसको सुधारते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया। और मैं ब्लॉक प्रमुख चौबेपुर राजेश शुक्ला एक क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति करता हूं। तो आपने जैसा कि पूछा कि गांव में सड़क, खरंजा, बिजली, पानी, ये मूलभूत समस्याएं होती हैं, और इनका निदान हम लोगों को बहुत करीब से जाकर करना पड़ता है, क्योंकि हर गांव में और हर व्यक्ति से हमारा व्यक्तिगत नाता होता है। परंतु मैं 2021 में जब से ब्लॉक प्रमुख बना हूं, उसके पहले से ही माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की सरकार मुझे मिली, जिसमें हमने इन समस्याओं से जो जूझने जैसी स्थिति पहले रहती थी वो अपने कार्यकाल में नहीं पाई। परंतु मैंने ये जरूर किया है कि एक 90 के दशक में हमारे यहाँ उदाहरण आई थी पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, कि जो शहरी सुविधाएं हैं वो गांव के स्तर के लोगों को मिलनी चाहिए। हमने भी उसी सोच से प्रेरित होकर काम किया है, और लगातार हमने ये देखा कि जो हमारा क्षेत्र है उसको हमने पहले जोन में बांट लिया, छोटे छोटे जोन में, कि कहां पर हमको पानी की समस्या ज्यादा है। जैसे गंगा के तटवर्ती गांव हैं, तो मैंने लगभग
9 बड़ी टंकियां निर्माण करवाई। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे पानी का जल भराव बहुत होता बरसात में, तो वहां पे सड़क और उसकी नाली की बड़ी समस्या थी। तो मैंने वहां पर उसको चिन्हित करके नाले वहां बनवाए जहां पर जल भराव ज्यादा होता था। कुछ चौराहे हमारे यहाँ ऐसे थे, जैसे एक फतेहपुर चौराहा था जहां बरसात में अगर कोई जाए तो निकल नहीं पाता था, 2-3 घंटे अगर बारिश हो गई है। मैंने वहां उस जगहों पे चिन्हित करके नाले बनवाए और इस तरह से मैंने अपने ब्लॉक को 4-5 जोन में बांट लिया और उस जोन में बांटने के बाद में मैंने इस पर काम किया है और क्षेत्र की जनता भी हमारे इस काम से खुश है। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य आपको चुनते हैं, तो पहले आप क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए होंगे जी। तो उस दौरान ये सोच लिया था कि ब्लॉक प्रमुख बनना है? देखो, कहते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति को हमेशा उद्देश्य परक काम करना चाहिए। जब तक हमारा लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा तब तक हम उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं और भटकाव की स्थिति रहेगी। तो मेरा निश्चित लक्ष्य था कि मुझे क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है और वो अवसर मुझे अगर ब्लॉक प्रमुख के रूप में मिल रहा है तो मैंने निश्चित कर लिया था कि मुझे ब्लॉक प्रमुख बनना है। ब्लॉक प्रमुख की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि बाहुबल और पैसे का चुनाव होता है ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है, और उसमें सीधे तौर पर चूंकि जनता वोट नहीं करती है जब आप ब्लॉक प्रमुख, हालांकि क्षेत्र पंचायत सदस्य आपको चुन के आना होता, लेकिन ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए बीडीसी आपको वोट करते हैं, तो इसमें सरकार के ऊपर भी बहुत से आरोप लगाए जाते हैं और इस बार भी बहुत से आरोप लगाए गए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगाए गए हैं। तो कितनी उनमें सत्यता थी कि बीडीसी का लोग अपहरण करके वोट डलवाया करते थे, एक दौर वो भी था? मैं जहां तक आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, तो मैं उदाहरण अपने यहाँ से ही आपको देता हूँ। मेरा ब्लॉक चौबेपुर है, वहाँ पर पूर्व विधायक श्री मुनीन शुक्ला जी के भतीजे अनुभव शुक्ला जी ब्लॉक प्रमुख थे, वही चुनाव लड़ रहे थे मेरे सामने और मेरे इस चुनाव में एक छोटी सी भी घटना नहीं हुई। लड़ाई झगड़ा बाहुबल तो छोड़ दो, कहीं भी ऐसा वार्तालाप आपको सुनने को नहीं मिला जहां पर कोई ये बता सके कि बाहुबल या धनबल का उपयोग हुआ और पतन भी हुआ। तो राजनीतिक क्षेत्र में जनता जिसको अच्छा समझती है उसको चुनती है। अगर बीडीसी सदस्यों ने हमारा समर्थन किया, हमारे यहाँ 70 क्षेत्र पंचायत सदस्य थे और मैंने तो किसी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य को एक दिन अपने घर तक नहीं रखा है। मैं भी पहले सुनता था कि होटल ले जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, परंतु सत्य यह है कि मेरा कोई भी सदस्य, मुझे 45 वोट मिले थे और उन 45 वोट के मैं नाम भी दे सकता हूं। अगर कोई इंक्वायरी की जाए तो पता लगेगा कि भैया ने कभी कभी होटल में नहीं बुलाया किसी को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक जो ठेठ कानपुरिया अंदाज जो होता है, एक आपका लुक है वो सबसे अलग है, वो सबको आकर्षित कर रहा है और सब लोग जानना चाहते थे कि अमुक व्यक्ति कौन है जिनसे हमारा अभी संवाद होगा। तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीजन है? रीजन सर कोई भी नहीं है, ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन स्नैपचैट देखा तो मैंने अपने बाल हटा के देखे तो लगा ठीक लग रहे हैं, तो मैंने अगर खोपड़ी घुटवाऊंगा तो घर वाले मारेंगे, तो मैं अच्छा कोशिश करता, मैंने रात में खोपड़ी घुटवा ली। सुबह मेरा बर्थडे था तो जब हवन कर रहा था, हवन हो गया तो मैंने धीरे से खोपड़ी के रुमाल हटाया तो मैडम कह रही ये क्या है, तो मैंने देखो सर पे दाने लाल निकल आए। कह रही यहाँ निकले तो मैंने बच गया, बस उस दिन से मैंने इसको रख लिया। अब हटाना चाहता हूँ, पब्लिक नहीं हटाने देती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कानपुर में चूंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपने कोविड के दौरान जो काम किया, आपने बात की है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं, उनके कोई परिजन नहीं थे, उनका आपने अंतिम संस्कार करवाया। कानपुर बदल रहा है धीरे धीरे, आप देख रहे हैं। जो पुराना कानपुर था, रोड कम चौड़े हुआ करते थे, ये डिवाइडर बीच में नहीं हुआ करता था, मेट्रो ट्रेन यहां पर नहीं थी, जो मेट्रो की अब शुरुआत भी हो रही है, धीरे धीरे हो भी गई है कई जगह पर। ओवरब्रिज लगातार बन रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। क्या कुछ फर्क देख रहे हैं आप
बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, या फिर कुछ चीजें अभी होनी बाकी है जो होनी चाहिए? सर विकास बहुत हो रहा है, लेकिन पब्लिक भी जिस तरह बढ़ रही, गाड़ियां इतनी बढ़ती जा रही, रोड हम चौड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जगह बच नहीं पाती है। काफी क्राउड बढ़ता चला जा रहा है, जिससे ट्रैफिक समस्या बढ़ी रही है। अब हमारे पास मेट्रो तो आ गई, लेकिन हमारी मेट्रो से पहले हमें बहुत ज्यादा ओवरब्रिज जरूरी थे। मेट्रो अभी बनने में टाइम लगेगा, लेकिन ओवरब्रिज के कारण, जैसे अब रेलवे लाइन है, उस पर कार्डियोलाइज जाना है हमने, तो अगर बंद है लाइन तो हम पार नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती है इसमें सर। मैं आपसे राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कानपुर से लगा हुआ ये चौबेपुर है, और जो आईआईटी के बाद से मेट्रो का भी इधर चलन शुरू ही हो गया है, और धीरे धीरे बदलाव भी हो रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़ाव रखते हैं, यहाँ पर आते हैं रोज, चाहे वो चौबेपुर से दूध वाले बहुत आते हैं, ट्रेन में मैं देखता था पहले से, तो वो चीजें क्या क्या बदलाव आया है कानपुर में अब? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये लगातार बदलाव होंगे, चीजें कम पड़ेंगी, फिर से उनकी कहीं ना कहीं भरपाई की जाएगी। परंतु 2014 के बाद से कानपुर निश्चित रूप से बदला है, ये मैं तो कह सकता हूं। क्योंकि आपने जैसे मेट्रो की बात कही, तो पहली बात तो यही है कि कानपुर को मेट्रो मिली, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। क्योंकि जब हम मेट्रो सिटीज में जाते थे तो हमारे मिलने वाले, मैं भी एक आईएएस एस्पिरेंट हूं, तो वहां के लोग जब मिलते थे तो बोलते थे कि कानपुर में क्या है ऐसा। तो पहली बात तो इसी से कहीं ना कहीं आता था कि हमारे यहाँ मेट्रो नहीं है, या कोई ऐसे पर्यटन स्थल विकसित नहीं हुए थे। परंतु 2014 के बाद से हमारे यहाँ मेट्रो भी आई, हमारे यहाँ अटल घाट है, बोटिंग क्लब है, तमाम ऐसी पर्यटन की व्यवस्था भी की गई। साथ साथ आप देख रहे कानपुर के हर चौराहे का कहीं ना कहीं सुंदरीकरण हुआ। आज रिंग रोड भी प्रोजेक्टेड है। तो अगर हम ग्रामीण परिदृश्य में, अपने परिदृश्य में देखें, तो हम ये देखते हैं कि चौबेपुर वो जगह है जो मुहाना कहा जाता है, कानपुर नगर में ही पड़ता है, परंतु महानगर हमारे यहाँ से चालू होता है। जो हमारी सीमा है वहां पे बोर्ड लगा है कानपुर महानगर का, रामनगर में। तो वहां से जब हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे पढ़ने वाले बच्चे हैं या डेली ड्यूटी करने वाले हो, या आईआईटी आकर मेट्रो ले लेते हैं, और वहां पर ये मेट्रो ने, और जो रिंग रोड बन रही है, और साथ साथ एक्सप्रेसवे जो बन गया है यहाँ कानपुर से लेकर अब दिल्ली तक, ये अक्टूबर में चालू भी हो जाएगा, चौबेपुर से तो चालू भी हो गया है। तो ये जो बदलाव हम देखते हैं, ये बहुत बड़े बदलाव हैं हमारे कानपुर के लिए, कानपुर के आसपास क्षेत्रों के लिए। क्योंकि जब कोई बड़ा शहर विकास की प्रक्रिया में अपनी आधारभूत जड़ें जमाता है, आधारभूत परिवर्तन करता है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव उन एरियाज में पड़ता है जो उससे जुड़े होते हैं। कानपुर में चौबेपुर हो, अकबरपुर हो, हमारा सरसौल हो, या इस तरफ हमारा इवन उन्नाव का एरिया जो परियल है वो हो। तो ये जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को समर्थ पाते हैं, और इनको एक यहाँ से बूस्टर डोज मिलता है। क्योंकि कानपुर हमारे उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, यहाँ पर इतना बड़ा व्यापार है। हम लोग दूसरे, कभी पहले कभी दूसरे नंबर पर टैक्स पे करता है कानपुर नगर। तो जब हम पूरे प्रदेश में पहले या दूसरे नंबर पे टैक्स पे करते हैं, तो हमें सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। और 2014 के बाद से ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने इस चीज को फील किया है कि हमारा कानपुर कहीं ना कहीं बदल रहा है। बिल्कुल, कानपुर में काफी बदलाव देखने को मिले, लगातार हम देख ही रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और चौबेपुर का जो इधर क्षेत्र, मैं जितना मुझे जानकारी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अब सर्किल रेट भी बहुत बढ़ रहा है, और लगातार बिल्डिंग्स जो हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, जो पहले नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव में देखे जाते थे, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अब कानपुर में नजर आ रही हैं। जब बिठूर की तरफ जाए, मैनावती मार्ग की तरफ जाए, इधर नजर आ रही हैं। तो ये क्या जो लोग गांव के रहने वाले हैं, जो वो इससे इजीली जुड़ पा रहे हैं, और यहाँ पर जो फ्लैट लेने वाले लोग हैं वो कौन है? क्या ग्रामीण लोग वो कानपुर में मकान खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे प्लॉट हो और उसके बाद मकान बनाए? तो जो फ्लैट वाला कल्चर यहाँ पे शुरू हो रहा है, लोग जुड़ पा रहे हैं उससे? निश्चित रूप से ये जो फ्लैट का कल्चर है, ये कहीं ना कहीं ग्रामीण लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। बहुत सारे हमारे मिलने वाले हैं जो बिल्हौर से लेकर कन्नौज, चौबेपुर और रसूलाबाद
क्षेत्र के हैं। कई लोग हम जाते हैं कि जिन्होंने फ्लैट लिया, जैसे सिग्नेचर सिटी है, एनआरआई सिटी है। ये जो हमारा आजाद नगर के बाद, चिड़ियाघर के बाद का एरिया जो डेवलप हुआ है, लगभग बिठूर में या एलडीको हुआ अपना इधर शिवली रोड पे, तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट बने, जिससे ज्यादातर आबादी जो है वो रूरल एरिया से ही आई है। उसमें कुछ लोग तो ये हो जाते हैं जो स्थानीय सर्विस करने वाले बाहर के लोग हैं। तो अगर देखा जाए तो वो भले सर्विस कर रहे हैं, वो सर्विस क्लास में है, वो पर कहीं ना कहीं बहराइच से, पूर्वांचल से, कोई मेरठ से, तो वो ग्रामीण परिवेश से ही लोग आए हुए हैं जो कि फ्लैट को पाकर अपने आप को कहीं ना कहीं बेहतर महसूस करते हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे ये है, कानपुर लगातार बदल रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिक्र अभी राजेश जी ने भी किया है। मोती झील जो कि सामने ही है, क्या कुछ बदलाव यहाँ पर आया है? पहले वाला मोती झील ही है या अभी सौंदर्यीकरण और ज्यादा हुआ है उसका? मोती झील का सर बहुत सुंदरीकरण हो चुका है पहले से। अब आप इधर देखिए, फूड स्ट्रीट पूरी बना दी गई है, जिसपे आराम से लोग साइड में खाना, सब जो भी खाने पीने का आइटम ले सकते हैं। पहले बीच में डिस्टरबेंस होती थी। और कौन कौन सी जो नए मोन्यूमेंट्स हैं या फिर जो यहाँ पर विकास कार्य लगातार सतत रूप से चल रहे हैं, जिन्होंने कानपुर को वास्तविक रूप से बदला है? मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं राजेश जी। एक्चुअली कानपुर के स्वरूप को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले तो एक हमारे विश्व बैंक से योजना चल रही थी तो वो पूर्व सरकारों में भी, 2014 के पहले भी, ये जो हमारे यहाँ पूरे कानपुर का ड्रेनेज सिस्टम था, इसके लिए विश्व बैंक से काफी पैसा मिला था, परंतु वो काम नहीं हो पाया जो हमारी सरकार में हुआ। आप तमाम ऐसे नाले हैं, जाजमऊ का है, ट्रेंडी का पानी हो या शीशा मऊ का नाला हो, या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से 3 नाले आते हैं, वो गंगा में डायरेक्ट गिरते थे, तो कहीं न कहीं उसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाए गए। आज गंगा को उसके द्वारा शुद्धता दी गई। साथ साथ आपको, जैसे आपने पूछा परिवर्तन के कुछ की रोल, तो हमारे यहाँ मेट्रो आई, बिल्कुल उस पर काम हो रहा है। उस पर राजेश काम जी, हो रहा चूंकि समय की बाध्यता है और मैं क्षमा चाहता हूं, आप दोनों अपने कीमती समय आपने निकाला, हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शुक्ला जी आपका, राजेश भल्ला जी आपका, न्यूज नेशन एक्सीलेंस अवार्ड के इस सीरीज में हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस पैनल का अब इंतजार था, जिस वक्त का इंतजार था, हमारे चीफ गेस्ट बस कुछ ही समय में हमारे बीच में होंगे। सतीश महाना जी, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, महाराजपुर से विधायक हैं, कुछ ही वक्त में वो हमारे बीच में मौजूद होंगे। उनसे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी वो जीत कर आए। तो देखिए